हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं। फिजिक्स में बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है। मैंने विचार किया है कि मैं अलग अलग टॉपिक में न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो इलस्ट्रेट करके आपको दिखाऊं। और आज मैंने लिया है लॉज ऑफ मोशन। मैं आज के इस क्लास में लॉज ऑफ मोशन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको किस तरह से सॉल्व किया जाए, क्या स्टेप्स यूज किया जाए, कैसे इलस्ट्रेशन देते हैं, ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं। बच्चे ध्यान से सुनिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए, कहीं पर यदि कोई कमी रहती है उसको भी दूर कर देंगे। तो आप हो जाइए तैयार और आज के इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। आप सबका स्वागत है ट्रू फिजिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं पीएन रॉय। शुरू करते हैं बच्चे। टॉपिक लिखा है स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन पे जो न्यूमेरिकल बनते हैं उनको बनाने के लिए क्या स्टेप फॉलो करना है मैं क्विकली बताने वाला हूं। इसके पहले कि मैं उन स्टेप्स की चर्चा करूं, वो स्टेप आपको बताऊं, आपको मैं क्विकली लॉज ऑफ मोशन के तीनों कॉन्सेप्ट को, तीनों लॉ को एक बार बता देना चाहता हूं। पहला लॉ, फर्स्ट लॉ कहता है एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल एजेंट डिस्टर्ब्स इट। क्या मतलब है बच्चे? मतलब यह है कि दो सिचुएशन है, फर्स्ट लॉ में दो सिचुएशन है। फर्स्ट लॉ it talks about two situation. पहला situation, object is at rest. Object is at rest. दूसरा situation, object is moving with constant speed on a straight line. तो दो सिचुएशन है बच्चे। पहला सिचुएशन है ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, दूसरा सिचुएशन है ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। ये स्पीड कांस्टेंट है और स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। हम ये भी कह सकते हैं सेकंड बात को कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। या तो हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। इसकी जगह पर हम ये भी कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो दो सिचुएशन है बच्चे, पहला ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस दोनों सिचुएशन में न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ के हिसाब से नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो लगता है। F जीरो है, F इज जीरो क्योंकि A है जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तो एक्सेलरेशन जीरो है, जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो है। और इस दोनों ही सिचुएशन में जब एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स को जीरो होना पड़ेगा। ये बात उन्होंने फर्स्ट लॉ में कहा है। सो फर्स्ट लॉ टॉक्स अबाउट टू सिचुएशंस और उस दोनों सिचुएशन में एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्स जीरो है। अब दूसरे लॉ पे आते हैं, सेकंड लॉ पे आते हैं बच्चे। क्विकली कॉन्सेप्ट को क्विकली हम रिव्यू करके आपको स्टेप्स बताने वाले हैं। सेकंड लॉ क्या है बच्चे? सेकेंड लॉ कहता है कि F को कैसे मेजर करें, हाउ टू मेजर नेट एक्सटर्नल फोर्स। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यदि ऑब्जेक्ट मोशन कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तब तो एक्सेलरेशन जीरो है, फोर्स जीरो है। लेकिन इस दोनों सिचुएशन से हट के कोई भी तीसरा सिचुएशन है तो उस केस में तो बच्चे उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो उस एक्सटर्नल फोर्स को मेजर करने के लिए क्या करना है, उस फोर्स को कैसे मेजर करें, इस एक्सटर्नल फोर्स को कैसे मेजर करें, और इसके लिए न्यूटन साहब ने सेकंड लॉ दिया है। और उन्होंने फोर्स को मेजर करने का दो तरीका सजेस्ट किया है। क्या दो तरीका है बच्चे? फंडामेंटली ओरिजिनली उन्होंने कहा जो एक्सटर्नल फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी सिस्टम पे, दैट फोर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विथ टाइम। उन्होंने क्या कहा? force, net external force acting on an object or acting on a system of objects is equal to rate of change of linear momentum with time.
सिंबॉलिकली कहें तो F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। यदि हम कैलकुलस की भाषा में कहें तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। अब अल्टरनेट तरीके से भी इसको समझ सकते हैं बच्चे। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इनिशियल स्पीड u है, फाइनल स्पीड v है, और उसको फाइनल स्पीड v प्राप्त करने में टाइम t लगा है। सो इनिशियल मास है m, ऑब्जेक्ट का मास है m, इनिशियल स्पीड है u, फाइनल स्पीड है v, और उसको फाइनल स्पीड v प्राप्त करने में टाइम t लगा है। तो यहां पर हम यदि चेंज इन लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करें बच्चे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है mv माइनस mu, फाइनल लीनियर मोमेंटम mv माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम mu। अब हम यदि रेट ऑफ चेंज निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालें तो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन t। अब इस एक्सप्रेशन को सो वी कैन राइट f इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन t, हम ये लिख सकते हैं बच्चे। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर में जो मैंने लिखा है इसको मिटा देता हूं बच्चे। देखिए, लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या आएगा बच्चे, ये आ रहा है, हमारे पास इक्वेशन है f इज इक्वल टू mv माइनस mu अपॉन t, दिस इज इक्वल टू m कॉमन ले लेते हैं बच्चे, तो v माइनस u अपॉन t, दिस v माइनस u upon t is acceleration, so this is ma, so finally what we get is f is equal to मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फंडामेंटल इक्वेशन सेकंड लॉ का हमें मिल जाता है बच्चे। तो सेकंड लॉ में या तो हम फोर्स को कैलकुलेट करें एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद टाइम, या हम कैलकुलेट करें फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये दो तरीका है। अब इस इक्वेशन के विषय में थोड़ा बात हम और बताना चाहते हैं बच्चे, वो ये है कि एक वेक्टर इक्वेशन है, F इज इक्वल टू ma, एक वेक्टर इक्वेशन है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इसका बहुत काम पड़ेगा, लेकिन हम अभी एक छोटा सा बात आपको बता देना चाहते हैं। F इज इक्वल टू ma बेसिकली एक वेक्टर इक्वेशन है, और इस वेक्टर इक्वेशन से हम तीन लीनियर इक्वेशन निकाल सकते हैं। पहला, fx इज इक्वल टू max, दूसरा fy इज इक्वल टू may, तीसरा fz इज इक्वल टू maz। इस तीनों इक्वेशन को हम लोग, इस इक्वेशन को x एक्सिस में यूज करेंगे, इस इक्वेशन को y एक्सिस में यूज करेंगे, और इस इक्वेशन को हम लोग z एक्सिस में यूज करेंगे। दीज थ्री इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो सेकंड लॉ की बात हम यही क्लोज करते हैं बच्चे, और डिटेल्स हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड लॉ का। थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या है बच्चे? थर्ड लॉ कहता है, देखो, फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन किया, सेकेंड लॉ भी फोर्स को डिफाइन किया, थर्ड लॉ भी फोर्स को डिफाइन करता है। थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन फोर्स का डेफिनेशन दे रहे हैं न्यूटन साहब। वो ये कह रहे हैं कि एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, न्यूमेरिकल वैल्यू में, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। दो बात लगभग सारे लोगों को मालूम है, लेकिन इससे आगे क्या? इससे आगे ये कि एक्शन रिएक्शन फोर्स टू डिफरेंट बॉडीज पे लगता है, एक साथ लगता है। क्योंकि वो टू डिफरेंट बॉडीज पे लगता है इसीलिए कैंसिल नहीं करता है। सिंस दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज दे डोंट कैंसिल। एंड सबसे बड़ी बात, इस यूनिवर्स में कोई भी फोर्स अकेला नहीं होता है, फोर्स हर हमेशा पेयर में होता है। ए सिंगल फोर्स इम्पॉसिबल है, ए सिंगल फोर्स इज एन इम्पॉसिबिलिटी। ये बात आपको समझना है। तो हमने न्यूटन साहब के तीनों लॉ को क्विकली समराइज कर दिया है। अब हम जाएंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन। तो पहला स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स।
स्टेप्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। पहला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो भैया जो हम लिखना नहीं चाहेंगे और बताना चाहेंगे आपको कि आप क्वेश्चन को, सिचुएशन को, जो गिवन डायग्राम है उसको ठीक से समझिए। इंश्योर करिए कि आपने क्वेश्चन को ठीक से समझा है, डायग्राम को ठीक से समझा है, विजुलाइज करिए। डायग्राम नहीं गिवन है तो देखिए कि आप डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बनाइए, विजुलाइज करके बनाइए। उससे आपको कॉन्सेप्ट को, जो बेसिक आइडियाज है उसको रिलेट करने में बहुत आसानी रहता है। सो डू ड्रॉ द डायग्राम एज मच एज पॉसिबल। सो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो पहला फर्स्ट स्टेप है, जब हम न्यूटन्स लॉज पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो कई बार हमारे पास एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होता है, 2 ऑब्जेक्ट होता है, 3 ऑब्जेक्ट होता है, 4 हो सकता है। तो मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको बच्चे। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। एक प्लेटफॉर्म पे 2 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक पुली है, 2 ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दे आर कनेक्टेड बाय पुली, इट इज ए स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर दिस। देखिए ये सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ये डायग्राम है बच्चे। अब हमें यहां पर 2 ऑब्जेक्ट है, ये पुली स्मूथ है, स्मूथ एंड लाइट, ये गिवन कंडीशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इवन इफ इट इज नॉट रिटन तो आप ये मान सकते हैं। लेकिन यदि साफ करके लिखा जाए कि स्मूथ नहीं है या रफ है तो फिर आप स्मूथ नहीं मान सकते। तो अभी हम इसको स्मूथ और लाइट मान के चलते हैं। लाइट का मतलब है इनका मास नगण्य है, ना के बराबर है, वी कैन इग्नोर इट्स मास। तो अब ये सिचुएशन है। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई। पहला स्टेप क्या है बच्चे, मैं लिख देता हूं आपको। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और द सिस्टम। ये जो और द सिस्टम है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, ये तो आइडेंटिफाइड है, ए है, ये बी है, ये M1 है, M2 है, आइडेंटिफाइड है। लेकिन क्या हम इस दोनों ऑब्जेक्ट को एक सिंगल सिस्टम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है। 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, कनेक्टेड हैं, दे आर द स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर द पुली, तो क्या हम उनको एक सिंगल सिस्टम ले सकते हैं या सिंगल सिस्टम नहीं ले सकते हैं? उनको हम एक सिंगल सिस्टम लेके सॉल्व करें या उनको अलग अलग सॉल्व करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर इस स्टेप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ बच्चे, ध्यान से समझिए। ये 2 ऑब्जेक्ट या 3 ऑब्जेक्ट या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट, उनको हम एक सिंगल सिस्टम ले सकते हैं यदि उन सब का एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में दोनों में इक्वल है, सेम है। इफ 2 or more objects which are connected or which are in contact, if they all have same acceleration in magnitude and in direction, then they can be taken as a single system, otherwise they cannot be taken as a single system। मैं आपको दिखाऊंगा कि कब ले सकते हैं और कब 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को एक सिंगल सिस्टम ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे देखते हैं हम लोग कि इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में कि नहीं है। देखिए ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा एक्सेलरेशन ए से, तो ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जाएगा एक्सेलरेशन ए से। तो दोनों ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू में इक्वल है, लेकिन क्या डायरेक्शन भी इक्वल है? नहीं भैया, नहीं बच्चे, इनका डायरेक्शन अलग है। ये वर्टिकली फॉल कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा है। इट इज गोइंग डाउन वर्टिकली एंड इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइट with acceleration A. So direction different है, so they cannot be taken as a single system, they have to be dealt with separately। हम उनको एक सिंगल सिस्टम नहीं ले सकते हैं, उनको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत है, अलग अलग करने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब एक सिचुएशन हम लेते हैं जहां हम 2 या 2 से ज्यादा ऑब्जेक्ट को एक सिंगल सिस्टम ले सकते हैं बच्चे। ये डायग्राम बना के दिखाता हूं। सो आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट और द सिस्टम, ये पहला स्टेप हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चे, और मुझे पूरा आशा है कि आप एक एक बात को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं बच्चे। 2 डायग्राम बनाऊंगा। पहला डायग्राम, अगेन 2 ऑब्जेक्ट हैं ए और बी। मैं 2 ही ऑब्जेक्ट लेके चलता हूं। 2 ऑब्जेक्ट है ए एंड बी एंड दे आर ऑल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, इनको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और एक फोर्स F इनको खींच रहा है। दे आर बीइंग पुल्ड बाय फोर्स F।
तो क्या इनके पास सेम एक्सेलरेशन है तो होगा, इनके पास सेम एक्सेलरेशन होगा। इसके पास यदि ए है तो इसके पास भी ए होगा। तो दोनों के पास में सेम एक्सेलरेशन है, सेम डायरेक्शन में है, तो उनको हम एक सिंगल सिस्टम ले सकते हैं, सिंगल सिस्टम ले सकते हैं। और इस सिंगल सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। इस सिंगल सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। और यहाँ ए कितना होगा? ए होगा एफ अपॉन m1 प्लस m2। ये जो एक्सेलरेशन है ये ए का भी है और ये बी का भी है। तो इस सिचुएशन में हम इनको एक दो ऑब्जेक्ट हैं, उनको एक सिस्टम, सिंगल सिस्टम ले पा रहे हैं बच्चे। आप समझिए ध्यान से। नेक्स्ट एक और डायग्राम दूंगा बच्चे। दूसरा डायग्राम है बच्चे ये। तो हम अब 3 ऑब्जेक्ट लेते हैं। 3 ऑब्जेक्ट है ए, बी और सी। दे आर गोइंग वर्टिकली अप, ए फोर्स एफ इज अप्लाइड। ये तीनों ऑब्जेक्ट विथ एक्सेलरेशन ए जाएंगे, वर्टिकली अप जाएंगे। These 3 objects are going up vertically, they are accelerating up vertically। तो सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। यदि इनका मास m1 है, इनका मास m1 है, इनका मास m2 है, इनका मास m3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनको एक सिंगल सिस्टम ले सकते हैं और इनका मास हो गया कैपिटल M, वेयर कैपिटल M इज m1 प्लस m2 प्लस m3। और इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? ऊपर की तरफ F और नीचे की तरफ mg हियर। और ये दे विल एक्सेलरेट विथ एक्सेलरेशन a हियर। m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3। बच्चे ये डायग्राम बनाइए, आपको एक एक चीज समझ में आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि आप कोई बात नहीं समझ पाते हैं प्लीज कमेंट करके बताइए, हम उसको ठीक कर देंगे बच्चे। तो आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप मैंने खत्म कर दिया। अब दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होने वाला है? सेकंड स्टेप है जब एक बार हमने ऑब्जेक्ट या सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिया, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, सिस्टम को आइडेंटिफाई कर लिया, तो दूसरा काम है बच्चे कि आइडेंटिफाई द फोर्सेस। आइडेंटिफाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट और ऑन द सिस्टम। देखिए, जब हमने अपना ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया है, जब हमने अपना सिस्टम आइडेंटिफाई कर लिया, तो नेक्स्ट काम है कि हम उन पे जो नेट फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उसको आइडेंटिफाई करें। तो फोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जरूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि कितने तरह के फोर्स हो सकते हैं। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और ऑन ए सिस्टम मेनली कम फ्रॉम 3 सोर्सेस। किसी सिस्टम पे, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जो लगता है वो मेनली 3 सोर्स से आता है। वो कौन से 3 सोर्स हैं वो बता रहा हूं बच्चे। 3 sources of force acting on an object or on a system। 3 sources of force। फोर्स का पहला सोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अर्थ इज द फर्स्ट सोर्स। यहां पर अर्थ के वजह से क्या लगता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है। इसको हम लोग mg कहते हैं एंड mg इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो पहला फोर्स हमारा हुआ 3 सोर्सेस ऑफ फोर्स में, पहला फोर्स हुआ, या 3 टाइप्स ऑफ फोर्स में क्या हुआ? टाइप्स ऑफ फोर्स में क्या हुआ हमारा? पहला फोर्स हुआ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज mg, दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट। दूसरा है फोर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट, फोर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट। और तीसरा है फोर्स ड्यू टू अटैचमेंट, अटैचमेंट। ये फोर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट और फोर्स ड्यू टू अटैचमेंट, इन दोनों को मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं बच्चे, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या mg है या वेट है, ये आपको क्लियर है बच्चे। तो फोर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट और फोर्स ड्यू टू अटैचमेंट को एक्सप्लेन करते हैं बच्चे। पहले हम फोर्स ड्यू टू अटैचमेंट बताएंगे बच्चे आपको। फोर्स ड्यू टू अटैचमेंट, फोर्स ड्यू टू अटैचमेंट। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है जो एक स्ट्रिंग से इस तरह से अटैच्ड, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है
एंड ये एक धागे से, एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, इस तरह से लटक रहा है। तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप होता है और इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की तरफ लगता है। ये जो टेंशन है, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, दिस इज फोर्स ड्यू टू अटैचमेंट। दिस इज फोर्स ड्यू टू अटैचमेंट। देखिए, अटैचमेंट में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक होता है, एक सिंगल पॉइंट होता है अटैचमेंट में। तो यहां पर स्ट्रिंग और इस ऑब्जेक्ट का कॉन्टैक्ट पॉइंट एक सिंगल है और ये फोर्स ऑफ अटैचमेंट कहलाता है। यहां जो टेंशन डेवलप होता है वो टेंशन फोर्स ऑफ अटैचमेंट है। यहां हमने स्ट्रिंग को आइडियल लिया है, मासलेस माना है, इसलिए थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन सेम होगा। थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टेंशन सेम होगा। इस विषय में हम लोग बाकी बात न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त करेंगे। अभी हम मेन स्टेप्स को बताना चाहते हैं बच्चे, तो थोड़ा हम क्विकली आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फोर्स ऑफ अटैचमेंट का एक रूप ये है। दूसरा रूप, एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से कोई ऑब्जेक्ट ऑफ मास m अटैच्ड है। तो इस स्प्रिंग में, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो एक फोर्स डेवलप करता है F इज इक्वल टू kx। तो ये जो F इज इक्वल टू kx डेवलप किया है इस स्प्रिंग में, जो कि इसके वेट के अगेंस्ट लग रहा है, तो वो फोर्स ऑफ अटैचमेंट है। ये कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने दिया है बच्चे, फिर न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो और बातें आएंगी सामने। तो फोर्स ऑफ अटैचमेंट की बात क्लियर हो गई बच्चे। अब हम बात करेंगे फोर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट। फोर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट, आपके स्टडी टेबल पर एक आपका बुक रखा हुआ है। आपके स्टडी टेबल पे आपने H.C. वर्मा की बुक को रख दिया है। तो ये बुक है आपका और ये टेबल है। इस बुक पे, दिस बुक इज इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल। सपोज इस बुक के ऊपर में एक और बुक आपने रख दिया है A। सो ऑब्जेक्ट A इज इन कॉन्टैक्ट विद B एंड ऑब्जेक्ट B इज इन कॉन्टैक्ट विद टेबल एज वेल एज A। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होता है, फिजिकल कांटेक्ट में होता है, तो उस पर फोर्स लगता है। देखिए, A पर B के वजह से फोर्स लगेगा। A इज इन कांटेक्ट विद B, सो A विल एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम B। B इज ऑल्सो इन कांटेक्ट विद A, तो B विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम A। पहले हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेके दिखाते हैं, क्लैरिटी होगी, फिर हम 2 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। देखिए, एक टेबल है, टेबल पर हमने एक बुक रख दिया है, एक ब्लॉक रख दिया है और ये ऑब्जेक्ट A है। इस पर फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट लगता है। फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट के नाम पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। और दूसरा फोर्स इस पर mg लग रहा है यदि इसका मास m है। तो नॉर्मल केस में कोई ऑब्जेक्ट किसी टेबल पर, हमने एक बुक को रखा हुआ है, उस बुक पे कांटेक्ट फोर्स के नाम पर ये एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, जिसको n बोल दें या r बोल दें, और दूसरा फोर्स mg लग रहा है। एक नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं बच्चे। यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया है। यदि हम दूसरा सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं तो कांटेक्ट फोर्स कैसे बदलेगा, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं बच्चे। वो सिचुएशन है, देखिए फिर से मैं एक ड्रॉ करता हूं डायग्राम। एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर एक फोर्स F लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अब क्या होगा, अब इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा और कॉन्टैक्ट फोर्स अब ऐसे लगेगा। ये है कॉन्टैक्ट फोर्स। दिस कॉन्टैक्ट फोर्स इज नाउ शिफ्टेड, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। और अब जो है इस वर्टिकल लाइन को आगे बढ़ाएं हम, तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये थीटा होगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा बच्चे। और यहाँ पर जो FC है, FC के 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जाएगा ऊपर की तरफ, ये नॉर्मल कंपोनेंट है, ये नॉर्मल कहलाता है, और दूसरा कंपोनेंट इसका इधर की तरफ आएगा जो कि फ्रिक्शन कहलाता है। तो इस केस में देखिए क्या हुआ कि कांटेक्ट फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा कंपोनेंट है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों ही कांटेक्ट फोर्स के 2 कंपोनेंट हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है। या ऐसे कहें कि जो फ्रिक्शन है इट इज पैरेलल टू द सरफेसेस इन कांटेक्ट और नॉर्मल रिएक्शन इज
परपेंडिकुलर टू दी सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आपको ये देखना है कि बच्चे ये कैसे हुआ है, मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे अपना रूप बदल लिया है। पहले केस में जब कोई एक्सटर्नल फोर्स F नहीं लग रहा था तो कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम पे सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन था, लेकिन दूसरे केस में हमने कुछ फोर्स लगा दिया इस ऑब्जेक्ट पे। ये इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इस पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा दिया है। तो इस F के वजह से जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है ये इस तरह से लगेगा और इसके दो कंपोनेंट आएंगे, N और फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। तो ये हम अभी पहचान कर रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स इस रूप से हो सकता है। कुछ और इलस्ट्रेशन जो आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त और ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा बच्चे। तो हमने बता दिया कि मेनली 3 तरह का फोर्स होता है। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, एक फोर्स ड्यू टू अटैचमेंट है, एक फोर्स ड्यू टू कॉन्टैक्ट है। कॉन्टैक्ट फोर्स की बात हमने यहाँ करी है। कॉन्टैक्ट फोर्स के 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, एक फ्रिक्शन हो सकता है और एक नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है। तो जब भी कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन तो जरूरी है, लेकिन फ्रिक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके होने के लिए क्या जरूरी कंडीशन है, इस पर हम अलग से बात करेंगे। फ्रिक्शन का एक अलग से क्लास होगा, लेकिन अभी हमने फोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। हमने सिस्टम आइडेंटिफाई किया, हमने फोर्स आइडेंटिफाई किया। अब थर्ड स्टेप क्या है? टेक the object or the system as a point and show all the external forces acting on it। जो हमने आइडेंटिफाई किया ऑब्जेक्ट को या सिस्टम को, उसको एक पॉइंट के रूप में ले लीजिए और उस पॉइंट पे जितने भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं उनको एरो के माध्यम से डिनोट कर दीजिए, दिखा दीजिए। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्स डायग्राम। मतलब थर्ड स्टेप है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। यदि आप फ्री बॉडी डायग्राम किसी एक ऑब्जेक्ट ए का बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उन सारे फोर्स को दिखाना है जो ए पे लग रहा है। शो ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन ए, बट ए भी कुछ फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगा रहा होगा, उस फोर्स को ए के डायग्राम में नहीं दिखाना है बच्चे। इस पर हम लोग और विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन अभी बता दे रहे हैं कि आपको बहुत ही केयरफुली फोर्स डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। यदि आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो आप उन्हीं फोर्स को दिखाइए जो ए पे लगता है। जो ए खुद लगा रहा है किसी पर, उसको मत शो करिए। तो दिस इज दी कॉशन दैट आई एम गिविंग यू। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम आपका बन गया, थर्ड स्टेप आपका पूरा होता है। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप कहता है न्यूटन साहब के सेकेंड लॉ को यूज करिए। यूज F इज इक्वल टू ma और आप लिखिए नेट फोर्स Fx इज इक्वल टू max और Fy इज इक्वल टू may। इस दोनों को यूज करके 2 इक्वेशन यूज करिए और यदि Fz की भी कोई संभावना है तो उसको भी ले लीजिए। मतलब यह है कि अब बात आया कि आप नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस और नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस कैलकुलेट कर लीजिए और न्यूटन साहब के सेकंड लॉ को यूज कर लीजिए। इस तरह से आपके पास लीनियर इक्वेशन आ जाते हैं। अब आपको एडिशनली ये फोर्थ स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप के बाद एक लास्ट स्टेप है कि आप काउंट करिए कि कितने अननोन्स हैं। गिवन क्वेश्चन में कितने अननोन्स हैं आपके पास, और जितने अननोन्स हैं उतने इक्वेशन आपके पास आए या नहीं आए। यदि इक्वेशन कम है तो आप देख लीजिए कि आप कोई और इक्वेशन लिख सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन लिख सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री और बाय यूजिंग द ज्योमेट्री ऑफ द गिवन सिचुएशन। कई बार इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, कंस्ट्रेंट को यूज करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो गो फॉर दी जस्ट लुक अबाउट इफ यू कैन ड्रॉ राइट मोर इक्वेशंस। नहीं लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, जितने अननोन है उतने इक्वेशन आपने लिख लिए तो ठीक बात है। अब लास्ट स्टेप है सॉल्व ऑल द इक्वेशंस ऑब्टेन्ड
एंड गेट द रिजल्ट। 5 है, 5th है सॉल्व इक्वेशंस एंड गेट द अननोन। तो 5 स्टेप है। मैं एक ब्रीफ रिकैप दे रहा हूं बच्चे। मैंने शुरू में क्या बताया? शुरू में बताया कि न्यूटन साहब ने 3 लॉज में फोर्स के 3 अल्टरनेट डेफिनेशंस दिए हैं। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ये तीनों लॉ को मैंने एक्सप्लेन किया बच्चे। उसके बाद मैंने बताया कि व्हाट आर द 5 स्टेप्स टू सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन। तो पहला स्टेप था कि आप ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिए, सिस्टम को आइडेंटिफाई करिए। दूसरा स्टेप था फोर्सेस जो लगते हैं उनको आइडेंटिफाई करिए। मैंने 3 फोर्स की मेन बात करी है। पहला फोर्स था फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दूसरा फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट, तीसरा फोर्स ड्यू टू अटैचमेंट। कई बार हो सकता है इन तीनों फोर्स को छोड़ के कोई चौथा, 5वां फोर्स भी होगा, उनको इंक्लूड कर लीजिए बच्चे। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है कि ऑब्जेक्ट को, सिस्टम को एक पॉइंट मानिए और उन पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन फोर्स को शो करिए बाय एरो, डायरेक्टेड एरोज। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम और फोर्स डायग्राम। जब हम किसी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फोर्स डायग्राम बनाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पर जितने फोर्स लग रहे हैं उसको शो करते हैं। उस ऑब्जेक्ट द्वारा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाया जाता है उसको शो नहीं करते हैं। उस फोर्थ स्टेप है यूज न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन, F=ma। उनको एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में जैसे जरूरत है यूज कर लीजिए और देखिए कि आपके पास कोई और भी इक्वेशन हो सकता है क्या। आपके यदि अननोन्स आपके इक्वेशन से ज़्यादा हैं तो जस्ट लुक फॉर मोर इक्वेशंस। और लास्ट स्टेप है जो भी इक्वेशन आपने ऑब्टेन किया है उनको आप सॉल्व करिए, वैल्यू पुट करिए प्रॉपरली, यूनिट्स का ध्यान रखिए, डायमेंशन का ध्यान रखिए, ठीक से कैलकुलेट करिए, आपको करेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यदि इस तरह से आप करते हैं तो न्यूटन्स के लॉज के न्यूमेरिकल आप ठीक से सॉल्व कर पाएंगे। हम अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में इलस्ट्रेट करके दिखाएंगे कि हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।